बीनापुर गांव में मोहन अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। मोहन की बड़ी बेटी मीना बहुत ही मेहनती थी, जबकि छोटी बेटी सीमा माँ के प्यार की वजह से थोड़ी बिगड़ी थी। मोहन अपनी दोनों बेटियों को बहुत ही प्यार करता था, जबकि मोहन की पत्नी अपनी छोटी बेटी को प्यार करती थी और बड़ी बेटी से नफरत। एक बार की बात है, मोहन मजदूरी करके अपने घर आया। मीना बेटी, ओ मीना बेटी, कहाँ हो तुम? अरे ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बाबूजी? ये देखो, तुम्हारे लिए सूट लाया हूँ, जो तुम्हें उस दिन बाजार में बहुत पसंद आया था ना, लेकिन उस समय पैसे नहीं थे मेरे पास। लेकिन पापा, ये तो बहुत महंगा था और मैंने मना भी कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, फिर भी। अरे तो क्या हुआ बेटी, तेरी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। मीना अपने पापा से वो सूट ले लेती है और उनके गले से लिपटकर उनका शुक्रिया करती है कि तभी मीना की नजर पापा के हाथ में पड़ती है। पापा, आपकी वो घड़ी कहाँ गई? मोहन मीना का ये सवाल सुनकर चुप हो जाता है। मीना उससे बार बार पूछती है। मोहन कहता है, बेटी वो घड़ी मैंने बेच दी है, अब कुछ रुपए कम पड़ रहे थे बस इसलिए। पापा, आपने ये क्या किया? वो घड़ी आपको सबसे प्यारी थी और आपने मेरी खातिर बेच दी। ये कहकर मीना रोकर अपने पापा को गले लगा लेती है। तभी उसकी माँ गीता कहती है, आप हमेशा इसके बारे में ही क्यों सोचते हो? आपकी एक और बेटी है, ये क्यों भूल जाते हो? ये कहकर मीना की माँ गुस्सा होकर चली जाती है, लेकिन मीना उनकी बात का बुरा नहीं मानती है। कुछ समय बाद मीना के पिता मीना से कहते हैं, मीना बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। लड़का बहुत बड़े घर से है और तू राज करेगी उस घर में। हाँ पापा, आप मुझे इतनी जल्दी घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी शादी नहीं करनी। मीना की माँ उस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उस लड़के से उसकी छोटी बेटी की शादी हो, लेकिन मोहन इस बात के लिए राजी नहीं था। मोहन उस लड़के से शादी पक्की कर देता है। इधर मीना की माँ कुछ ऐसा करती है कि शादी मीना से ना होकर उसकी छोटी बेटी सीमा से हो। वो मीना को अकेले में मिलती है और कहती है, देखो मीना, तुम जानती हो कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और जो रिश्ता तुम्हारे पिता ने किया है वो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी से हो। इसीलिए तुम बारात के आने के बाद यहाँ से भाग जाओगी और फिर लड़के वालों को मजबूरी में शादी मेरी छोटी बेटी से करनी पड़ेगी। मीना अपनी माँ की बात मान लेती है और हाँ कर देती है। कुछ समय बाद शादी का दिन आ जाता है। घर में खूब सजावट होती है। मीना भी दुल्हन बन जाती है। तभी उसके पिता कमरे में आते हैं और मीना उनसे कहती है, पापा, मैं कल अपने ससुराल चली जाऊंगी। आप सच सच बताओ। बाबूजी, क्या आपको मेरी याद आएगी? क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तब मातम सा छा गया था, लेकिन मेरे पापा बहुत खुश थे। ये मेरी माँ ने बताया था। मोहन अपनी बेटी की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उसकी बेटी कहती है, पापा जब घर आते हैं तो आप मेरा नाम ले लेकर मुझे बुलाते हैं। कल जब मैं नहीं होंगी, आप फिर किसे बुलाएंगे? सच बताओ बाबूजी, आपको मेरी याद आएगी ना? मोहन रोकर अपनी बेटी को गले लगा लेता है और कहता है, हाँ मेरी बेटी, मुझे तेरी याद बहुत आएगी। मैं कैसे रहूंगा तेरे बिन, मुझे खुद नहीं पता है बेटा। मीना रोकर फिर अपने पापा से कहती है, पापा, ये कैसा विधान है, कैसी परंपरा है? पापा, आप ही बताइए, कौन सा मेरा जहान है? आधा यहाँ, आधा वहाँ। जीवन भी मेरा अधूरा, पियर भी ना पूरा और ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? मीना के इतना कहते ही मीना बहुत फूट फूट कर रोती है और उसके पापा उसे धीर बांधते हैं और कहते हैं, बेटी, ये तो संसार का नियम है, हर बेटी को जाना ही होता है। भारी मन से कहकर वो चले जाते हैं। उसकी माँ ये सब खिड़की से सुन रही होती है। वो भी उसकी बातों में बहुत रोती है और अगली सुबह विदाई का समय आ जाता है। लेकिन मीना अंत समय में अपना फैसला बदल देती है और अपनी माँ से कहती है,
मुझे माफ कर देना। आपने जो मुझे गलत कदम उठाने के लिए कहा था वो मैं अब नहीं करूंगी, क्योंकि इससे मेरे पापा का सर संसार में झुक जाता और उनका सर झुका हुआ मैं नहीं देख सकती, क्योंकि मैं अपने पापा को और आपको बहुत प्यार करती हूँ। मीना की बात सुनकर गीता को बहुत दुख होता है और वो अपनी मीना से माफी मांगती है और कहती है, बेटी सच में तू बहुत महान है, तो जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गई। वो दोनों खुशी खुशी अपनी बेटी की विदाई करते हैं। मीना भी भारी मन से अपने ससुराल चली जाती है। तो दोस्तों, आपको ये बेटी की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। दीनापुर नाम का एक गांव था। गांव में नरेश नाम का एक आदमी रहता था। नरेश शहर में काम करता था और उसी सिलसिले में हफ्ते में 1-2 बार ही घर आता था। नरेश की पहली पत्नी सुलेखा 3 बेटियों को जन्म देने के बाद स्वर्गवासी हो गई थी। नरेश ने अपनी 3 बेटियों की देखभाल के लिए दूसरी शादी भावना नाम की औरत से कर ली थी। देखो भावना, मैंने तुमसे शादी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं की है, बल्कि इसलिए की है ताकि तुम मेरी इन 3 बेटियों को सुलेखा का अधूरा प्यार दे सको। देखिए जी, मैं तो इतनी भाग्यवान हूँ कि मुझे ये 3 अनमोल बेटियाँ भगवान ने दी है। आप चिंता न कीजिए, मैं इन्हें अपने प्यार में कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। भावना की बात सुनकर नरेश निश्चिंत हो जाता है और अपने काम पर निकल जाता है। इधर भावना उन 3 बेटियों का खूब ख्याल करती। लेकिन एक दिन की बात है, भावना की माँ का फोन भावना के पास आया। फोन पर भावना की माँ कहती है, हेलो बेटी भावना, कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ, अपनी बेटियों के साथ खेल रही हूँ। अरे बेटी, तू क्या पागल हो गई है जो अपनी सौतन की बेटियों को माँ का प्यार दे रही है? कल को जब तेरी कोई संतान होगी तब उसको क्या देगी? भावना की माँ भावना के मन में सौतेली माँ होने का बीज बो देती है। उस दिन के बाद से भावना नरेश की बेटियों से नफरत करने लगी और वक्त के साथ जब वो 3 बेटियां थोड़ी बड़ी हुई तो भावना ने अपना रुख उनके लिए और सख्त कर लिया। उमा, जो कि नरेश की पहली बेटी है, वो कहती है, माँ आज खाने में खीर बनाओ ना। उसके बाद रमा, जो कि उनकी दूसरी बेटी है, वो कहती है, नहीं माँ, आज राजमा चावल बनाओ। और आखिर में सना, जो कि उनकी तीसरी बेटी है, वो कहती है, नहीं माँ, आज तो मैं पूरी सब्जी खाऊंगी। उन तीनों की बात सुनकर भावना को बहुत क्रोध आता है और वो गुस्से में रसोई से बेलन लेकर आती है और कहती है, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ जो फरमाइश पे फरमाइश किए जा रही हो? आज मैंने अपने लिए खाना बनाया है। तुम लोगों के लिए जो रात का बासी खाना बचा है वो रखा हुआ है, उसे प्याज के साथ खाओ और निकल जाओ यहाँ से। तभी बड़ी बेटी कहती है, माँ हम बासी रोटी क्यों खाएं? हमारे पिताजी जब हमारे लिए अच्छा खाना बनाने को आपसे कहते हैं, फिर आप हमें बासी रोटी क्यों खाने को दे रही हैं? देख उमा, पहली बात ये कि मैं तेरी माँ नहीं और ना तुम दोनों की, और अगर तुम लोगों को खाना खाना है तो खुद बनाओ, समझी? और ये जो बर्तन पड़े हैं उन्हें भी धो देना। माँ हम क्यों बर्तन धोएं? हमारे पिताजी ने आज तक हमें एक पानी का गिलास नहीं उठाने दिया और आप हमसे बर्तन धोने को कह रही हैं। भावना का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। मुझसे जुबान लड़ाती है? एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे खाएगी? ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। भावना गुस्से में उन तीनों को रस्सी से बांध देती है और भरी दोपहरी में धूप में बैठा देती है, जिससे उन तीनों को बहुत जलन होती है और वो तीनों रोने लगती है और रोते रोते माफी मांगते हुए कहती है, हमें माफ कर दो माँ, हम आज से आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, हमें छोड़ दो। एक शर्त पे छोड़ूंगी, अगर तुमने इस बारे में या मेरी कोई भी बात अपने पिताजी से कही तो तुम तीनों को नहर में फेंक दूंगी। नहीं माँ, हम पिताजी से कुछ नहीं कहेंगे। भावना उन तीनों को छोड़ देती है और उन तीनों छोटी बच्चियों से घर के सारे काम करवाती है। कोई झाड़ू लगाती है तो कोई भावना के पैर दबाती है। भावना रोज उनसे इसी तरह से काम कराने लगी थी। एक दिन नरेश जब शहर से वापस आया तो उसने भावना से कहा, भावना, मैं आजकल देख रहा हूँ कि बच्चे कुछ सुस्त और डरे डरे से रहते हैं, तुम उनका ख्याल तो रख पा रही हो ना?
कैसी बात करते हो जी? मैं तो बासी रोटी खाकर इन्हें घी लगी रोटी खिलाती हूँ। खुद सारा घर का काम अकेले करती हूँ, पर अपनी इन फूल सी बच्चियों से एक झाड़ू की सीख भी नहीं उठवाती। ये सारी बातें उमा सुनती है, लेकिन भावना के डर के कारण कुछ कह नहीं पाती। नरेश अपनी तीनों बेटियों से पूछता है, अरे बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? माँ अच्छे से तुम्हारा ख्याल तो रख रही है ना? हाँ पापा, हम ठीक हैं। लेकिन पापा, आप कब तक काम करेंगे? आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते हमारे पास? अरे नहीं बेटा, मैं अगर काम नहीं करूंगा ना तो घर कैसे चलेगा, और पैसे कहाँ से आएंगे? और जब पैसे ही नहीं आएंगे तो मेरे बच्चों को अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा? और फिर माँ है ना यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। उमा, रमा और सना तीनों रोकर अपने पापा के गले लग जाते हैं। भावना उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है और इशारा करती है कि कुछ बताया तो नहर में डाल दूंगी। वो तीनों अपने आंसू पोंछकर पापा से बातें करती है और खेलती है। अगली सुबह जब नरेश शहर जाने के लिए तैयार हुआ तो अपनी तीनों बेटियों को कुछ रुपए देकर बोला, बेटा ये लो पैसे, जो मर्जी आए खाना, जो मर्जी आए लाना, ये मैं तुम्हें खर्च करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है पापा, लेकिन जल्दी आना। हाँ बेटा, मैं जल्दी आऊंगा, चिंता ना करो। ये कहकर नरेश शहर के लिए निकल जाता है। भावना उन तीनों बेटियों से पैसे छीन लेती है और कहती है, इधर लाओ ये पैसे और जाकर पानी भर कर लाओ कुएं से। सुबह से एक बूंद पानी नहीं है घर में और भरत मिलाप करने में लगे हैं बाप बेटी। माँ, आप हमसे इतना नफरत क्यों करती हो? पापा आप पर कितना विश्वास करते हैं। उन्हें हमारी आंखों में ये भी नहीं दिखा कि हम कितने दुखी हैं। उन्होंने आपकी बात पर भरोसा कर लिया, जबकि आप तो हमसे कितना बुरा बर्ताव करती हैं। तू जितनी छोटी है उतना कुछ ज्यादा बोलती है। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम तीनों कान खोलकर सुन लो, आज तुम तीनों को कुएं से पानी लाना है। ठीक है माँ, मैं ले आती हूँ पानी। इन दोनों को आप खाना दे दीजिए। कल भी इन दोनों ने बासी रोटी नहीं खाई थी। उसी बात की तो सजा देना है तुम्हें। तुम लोगों ने जो कल का अन्न फेंका है उसकी कीमत बतानी है तुम्हें। लेकिन माँ, वो खाना तो आपका बचा हुआ था। अरे मेरा बचा था तो खा नहीं सकती थी? ज्यादा पेट भर गया ना तुम लोगों का। चलो आज बताती हूँ। भावना उन तीनों को कुएं के पास ले जाती है और उनके पेट से एक रस्सी बांध देती है और कुएं में बाल्टी डाल देती है और कहती है, ये पेट ज्यादा भर गया ना तेरा, अब इसी पेट से बाल्टी खींचो, तब मालूम पड़ेगा तुम लोगों को। तभी गांव की एक भाभी कहती है, अरे दीदी, इतना जुल्म न करो कोमल बच्चों पर। बेचारे हमेशा तुम्हारी बातें करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी, लेकिन तुम तो इन पर बड़ा जुल्म कर रही हो। नरेश भाई को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं क्या डरती हूँ उनसे? और अगर तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है ना तो ले लो इन्हें गोद। खुद तो अपनी सास को पानी तक नहीं देती हो, यहाँ ज्ञान झाड़ रही हो। अपना काम करो जाके। भावना उस पर चिल्ला देती है और अपनी तीन बेटियों से पेट के बल पानी की बाल्टी कुएं से खिंचवाती है। वो बेचारी तीनों दर्द के मारे बहुत चिल्लाती है। इधर रमेश अपनी बेटियों की तस्वीर देखता है तो वो तस्वीर हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर टूट जाती है। रमेश समझ जाता है कि उसकी बेटियों पर कोई संकट आया है। वो फौरन गांव वापस आता है और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में कहता है, भावना, नागिन, ये क्या कर रही है तू? तूने मेरी फूल सी बच्चियों पर इतना जुल्म किया। अरे आप वापस कैसे आ गए? आप गए नहीं? नहीं, शायद मेरी बच्चियों की आह ने मुझे जाने नहीं दिया। ये मेरा खून है। इन पर जब आँच आती है तो मुझे दर्द होता है, लेकिन नागिन तू, इन पर जुल्म करते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? नहीं, ये तो तीनों खुद ही कह रही थी कि माँ, मैं आपको ऐसे पानी भर के दिखाती हूँ। अरे चुप हो जा तू औरत है या डायन? अरे आज अगर यहाँ तेरी संतान होती ना तो तू क्या उनसे भी यही खेल करवाती है जो आज तूने मेरी बेटियों से करवाए हैं? अरे मैंने तुझे देवी समझा था, लेकिन तू तो डायन है। मेरे बच्चों ने आज तक जब भी मैं घर में आया हूँ तेरी शिकायत तक नहीं की, जबकि तू उन पर इतना जुल्म करती रही। अरे तू तो माँ बनने के भी काबिल नहीं है। मैं तो अपने बच्चों के लिए एक माँ लाया था, लेकिन तुमने तो माँ शब्द की परिभाषा ही बदल दी। अरे इसलिए अब मैं अपने बच्चों पर तुम्हारी छाया नहीं पड़ने दूंगा। हाँ,
इसीलिए मैं बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। गांव के सभी लोग भावना को बड़ा बुरा भला कहते हैं। भावना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पूरे गांव के सामने माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। भगवान के लिए मुझे अपने से दूर न कीजिए, माफ कर दीजिए। माफी? अरे माफी मुझसे नहीं, मेरी बेटियों से मांगो जिनको तुमने दर्द दिया है। अरे लोग तो इन्हें नवरात्रों में पूजते हैं, देवी माँ मानते हैं। अरे तुमने तो देवी माँ को भी नहीं छोड़ा। भावना उन 3 बेटियों से माफी मांगती है। तभी उमा कहती है, माँ, माफी मत मांगिए, आप तो हमारी माँ हैं। आपका अधिकार है हमें डांटने का। आप घर चलिए माँ, मैं आपके ऊपर लोगों को हंसते नहीं देख सकती माँ। उमा की ये बात सुनकर भावना उन तीनों बेटियों को गले लगा लेती है और हंसते हुए अपनी बेटियों और पति के साथ एक बार फिर घर में प्रवेश करती है।